इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन सभी कंट्रीज में एक चीज कॉमन है, वो है इनके सड़कों पर चलने वाली बाइक्स। जहां साउथ अमेरिका में बजाज की पल्सर धूम मचा रही है, वहीं पर अकेले अफ्रीका में 50% टू व्हीलर्स इंडियन कंपनी के हैं, जिसमें मेजर ब्रांड्स हैं टीवीएस, बजाज और हीरो। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे हीरो मोटरकॉर्प दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, कैसे बजाज 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन टच करने वाली दुनिया की पहली टू व्हीलर कंपनी बनी, और कैसे टीवीएस इंडिया के अलावा अफ्रीका और साउथ अमेरिका में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडियन टू व्हीलर्स की सक्सेस इतनी ज्यादा है कि कई मामलों में तो ये चाइनीज और जापानीज कंपनी को भी पीछे छोड़ देती है। चाइना, इंडिया, जापान और वियतनाम, इन 4 कंट्रीज में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन 4 कंट्रीज में से भी चाइना, इंडिया और जापान ही ऐसे कंट्रीज है जिनके पास अपने खुद के मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं, और बाकी के देशों में ज्यादातर जापानीज ब्रांड का ही प्रोडक्शन होता है। चाइना में सब मिलाकर 200 मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं, जापान में 4 बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें हम बिग 4 भी कहते हैं, और इंडिया में लगभग 6 बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन हमारे देश के इन 3 बड़े कंपनियों के पीछे ब्रिटिश और जापानीज कंपनी का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर के पीछे भी जापानीज टाइप्स का ही हाथ रहा है। इंडिया में टोटल व्हीकल सेल्स का 75% हिस्सा टू व्हीलर्स के पास है, जिसमें ज्यादातर बाइक्स 100 से 150 सीसी के हैं। और इस हैवी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे देश में कई सारे ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। हमारे देश में सिर्फ 300 सीसी के अंदर ही कई सारे सेगमेंट्स मिल जाते हैं, चाहे वो सामान ढोना हो या सिटी कम्यूट हो, टूरिंग हो या फिर ऑफ रोडिंग हो। और यही डाइवर्सिटी हमारे इंडियन ब्रांड्स को एक अलग पहचान देती है। यही वजह है कि सारे टायर 3 कंट्रीज में, जैसे इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम, नाइजीरिया और मैक्सिको, इन सभी कंट्रीज में हमारे इंडियन ब्रांड्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इसे अगर एक एग्जांपल से समझे तो टीवीएस की स्टार सिटी श्रीलंका और कोलंबिया में ज्यादा सेल्स लाती है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से इसे खरीदना और मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बजाज की पल्सर स्पेन, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया और फिलीपींस, इन सभी कंट्रीज में काफी अच्छा सेल्स ला रही है, क्योंकि इस बाइक से कम बजट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी मिल जाती है। और इसी वजह से हीरो आज के टाइम पर दुनिया के टॉप टू व्हीलर्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन इंडिया के इन ब्रांड्स को जानने से पहले हमें ब्रिटिश मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को जानना होगा, जो जापानीज मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की वजह से बर्बाद हो चुका था, जिसमें से एक नाम बीएसए, नॉर्टन और रॉयल एनफील्ड का भी था, जिन्होंने अलाइड फोर्सेस को 2,80,000 मोटरसाइकिल्स बेचे थे। बीएसए इन तीनों में सबसे बड़ी कंपनी थी, और वर्ल्ड वार के खत्म होते ही बीएसए दुनिया भर में फेमस हो चुकी थी, जिसे सारे देशों के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसए के मोटरसाइकिल्स ही प्रेफर किया करते थे। बीएसए इतना आगे निकल चुकी थी कि 50s में दुनिया भर के हर तीसरे मोटरसाइकिल्स बीएसए के हुआ करते थे, और कुछ ही सालों में यह दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। और तो और 1969 आते तक ब्रिटेन का मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट में 80% कंट्रीब्यूशन बीएसए का ही हुआ करता था। लेकिन 1971 आते तक समय काफी बदल चुका था, जहां बीएसए ने 3 मिलियन पाउंड्स का लॉस रिपोर्ट करा, और 1973 आते तक ये कंपनी बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर चुकी थी, और इसके साथ साथ बाकी कंपनियां भी डूब चुकी थी। और इन सारे ब्रांड्स के फेल होने का कारण था सुजुकी, यामाहा, कावासाकी और होंडा, ये 4 कंपनियां जिन्हें जापान में बिग 4 भी कहा जाता है। लेकिन जब यह सभी कंपनियां अपने पीक पर थी, तो होंडा के अलावा किसी भी जापानीज कंपनी ने अपने बाइक्स को नहीं बनाया था, क्योंकि होंडा ने अपनी पहली मोटरसाइकिल 1946 में लॉन्च करी थी, सुजुकी ने 1952 में, कावासाकी ने 1954 और यामाहा ने 1955 में। मगर इतना लेट शुरू करने के बाद भी जापानीज कंपनी इतने पुराने ब्रिटिश कंपनी को हरा चुकी थी, जिसका सीधा उदाहरण है रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। जापानीज मोटरसाइकिल को मेंटेन करना काफी सस्ता और आसान हुआ करता था एज कम्पेयर टू ब्रिटिश मोटरसाइकिल्स। साथ ही ये काफी सस्ती भी हुआ करती थी। पर ऐसा क्यों, इसे जानने के लिए हमें रुख करना पड़ेगा जापान का। 1945 का दौर आता है और वर्ल्ड वार भी एंड हो चुका था। साथ ही सभी कंट्रीज की इकोनॉमी भी डाउन चल रही थी। ऐसे में लोगों को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत थी, जिसे देखते हुए सोइचिरो होंडा ने इंपीरियल आर्मी के लिए यूज किए जाने वाले जनरेटर को साइकिल्स के ऊपर लगाकर एक मोटरसाइकिल तैयार कर ली, और उसका नाम दिया टाइप ए। होंडा का यह आइडिया काफी फेमस हुआ, और होंडा के उसी कॉन्सेप्ट पर थोड़े और मॉडिफिकेशंस के साथ 1949 में आई टाइप डी, जिसमें उन्होंने 2 स्ट्रोक 98 सीसी का इंजन दिया था। यह दोनों ही मॉडल इतने ज्यादा सक्सेस हुए कि होंडा को अपना न्यू फैक्ट्री सेटअप करना पड़ गया। होंडा की इसी सक्सेस को देखकर सुजुकी ने भी साइकिल पर इंजन लगाकर बेचना शुरू कर दिया, और 1952 में
सुजुकी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल को भी लॉन्च कर दी। उसके बाद 1954 में कावासाकी और यामाहा ने भी 1955 तक अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी। मिड 1950s तक जापान में मोटरसाइकिल्स की पॉपुलैरिटी इस तरीके से बढ़ रही थी कि साल 1950 में केवल 1000 मोटरसाइकिल ही बिकी थी। वहीं सिर्फ 1954 आते तक यह आंकड़ा बढ़कर 7,50,000 के पार चला गया। अब इतना डिमांड को पूरा करने के लिए जापान में कई सारे छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स की भी संख्या बढ़ने लगी। जहां मिड 1950s तक जापान में मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की संख्या 100 हुआ करती थी, वहीं 1960 आते तक यह संख्या 200 के पार चली गई। यही कारण है कि जापान में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होने के कारण हर ब्रांड अपने मोटरसाइकिल को ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहती थी और दूसरे से ज्यादा बेटर भी बनाना चाहती थी, जिससे वह मास मार्केट को कैप्चर कर सके। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ब्रांड में कोई कंपटीशन ना होने के कारण वो दशकों पुरानी इनोवेशन बेच रहे थे, जिसकी वजह से लोग अब बोर से भी होने लगे थे। जबकि जापानीज कंपनी शुरू से ही डिजाइन और R&D पर फोकस कर रही थी। सोइचिरो होंडा को 1950s के दौरान ही अपने क्लच और ट्रांसमिशन सिस्टम पर पेटेंट मिल गया था और यामाहा ने 1954 में अपने R&D लैब को ओपन कर लिया था। अपने इसी R&D के बदौलत जापानीज ब्रांड ने ब्रिटिश ब्रांड से कम डिस्प्लेसमेंट वाली ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक बनाना शुरू कर दिया, जो ब्रिटिश ब्रांड के ट्विन इंजन वाले बाइक से लाइटर थी, क्विकर थी और चीपर भी थी। R&D के अलावा जापानीज कंपनियां असेंबली लाइन तकनीक का यूज करती थी, जिससे गाड़ियों का प्रोडक्शन जल्दी होता था। और यही कारण है कि पूरे के पूरे ब्रिटिश इंडस्ट्री में जहां साल में सिर्फ 1,40,000 बाइक ही बन रही थी, जो कि अकेले होंडा के प्रोडक्शन से भी कम थी, जापानीज ब्रांड छोटे मोटरसाइकिल्स के अलावा बड़े इंजन वाले मोटरसाइकिल्स भी बना रहे थे। और यह सब चीज उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यह कंपनीज अपने R&D के दम पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी थी। और इसी टेक्नोलॉजी के साथ होंडा ने 1967 में अपना CB700 को लॉन्च कर दिया, जिसमें उस वक्त 4 सिलेंडर इंजन लगा था। वर्ल्ड वॉर के बाद अकेले होंडा ही वह कंपनी रही थी जिसने 4 सिलेंडर वाले बाइक्स का मास प्रोडक्शन किया, जिसके बाद सुजुकी, कावासाकी और यामाहा भी अपने 4 सिलेंडर वाले इंजन बनाना शुरू कर दिए। और यह ऐसी मोटरसाइकिल थी जिन्होंने डेवलप मार्केट में भी बहुत ही तेजी से कब्जा कर लिया। ये तो शुरुआत थी जापानीज कंपनी की, लेकिन इनके कारण इंडियन ब्रांड्स कैसे आगे निकल गए, अब वो सुनते हैं। 1980s तक जापानीज कंपनीज ने यूरोप और अमेरिका में काफी बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन अब वो इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे थे, जहां पॉपुलेशन काफी ज्यादा था और पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से ज्यादातर लोग बाइक्स ही अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन न होने के कारण उन्हें डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ टाई अप करना पड़ा और 1984 में इंडियन और जापानीज के बीच 3 बड़े जॉइंट वेंचर्स हुए, जिसमें TVS सुजुकी ने आपस में टाई अप किया, कावासाकी और बजाज ने, और हीरो और होंडा के बीच टाई अप हुआ, जिसे हम काफी अच्छे से जानते हैं। तीनों ही कंपनीज ने इंडियन कंपनीज को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया और जापान के इसी इनोवेटिव, रिलायबल और चीप टेक्नोलॉजी के दम पर इंडियन कंपनीज ने भी लो मेंटेनेंस, लो कॉस्ट और हाई फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स देना शुरू कर दिया। फिर चाहे वह स्प्लेंडर हो, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी, या फिर CD100 जो छोटे इंजन के साथ आती थी और उसमें 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था। हीरो होंडा के बाद TVS और बजाज ने भी कई सारे फेमस बाइक्स लाए, जैसे 1996 में लॉन्च हुई मैक्स 100 जो कि TVS और सुजुकी की पार्टनरशिप में बनी थी, और 1992 में सुप्रा, सोगन और सामुराई। बजाज कावासाकी ने भी अपने जॉइंट वेंचर में कई सारे बाइक्स लॉन्च किए, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस बाइक बजाज कैलिबर थी। इसी तरह के कोलैबोरेशन की वजह से पूरे के पूरे इंडियन टू व्हीलर मार्केट को कब्जा कर लिया। इसमें भी जो सबसे बड़ा मार्केट था वो था हीरो के पास विद 51% मार्केट शेयर, और TVS और बजाज दूसरे और तीसरे नंबर पर था। वैसे तो इंडियन और जापानीज कंपनीज के बीच जॉइंट वेंचर काफी सालों पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी इंडियन कंपनीज को उनके टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। जैसे हीरो की 78% सेल स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर की वजह से आती है, जो कि होंडा के साथ जॉइंट वेंचर में बने थे। मगर इंडियन कंपनीज ने भी खुद से काफी ज्यादा इनोवेशन करा है, जैसे बजाज की DTSI टेक्नोलॉजी हो और TVS की साइलेंट स्टार्ट, जिस पर पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि TVS और बजाज का दबदबा पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। वहीं होंडा की बात करें तो वो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, और उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को चेक करिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहते हैं। बाकी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।